हमारी कहानी शुरू होती है हमारे मुख्य किरदार ताकुमी से, जो एक बिल्कुल आम जापानी नौजवान था जिसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रही थी, जब अचानक बिना किसी चेतावनी के वो खुद को एक पूरी तरह से अलग दुनिया में पाता है। वो दुनिया राक्षसों से भरी हुई थी और वहाँ पहली बार उसने जिन जीवों का सामना किया वो थे सी रैंक के लाल भेड़िए। भेड़िए एक साथ उस पर टूट पड़े, लेकिन घबराने या भागने की बजाय ताकुमी ने अपनी एयरसॉफ्ट गन पकड़ ली और गोली चला दी। एक के बाद एक दबे हुए एयर शॉट्स मारे गए। अजीब बात यह थी कि उन शॉट्स ने भेड़ों को चौंकाने वाली आसानी से खत्म कर दिया, जैसे वे कोई खास बात ही न हो, जबकि उसका उस नए दुनिया में आने को बस कुछ घंटे ही हुए थे। उसने इस दुनिया को इतनी तेजी से अपनाया जैसे वो लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहा हो। भेड़ों को खत्म करने के बाद उसने उनके शव इकट्ठे किए और अपने इन्वेंटरी में रख दिए। और उसी वक्त सच सामने आया। तकुमी अभी वहां नहीं पहुंचा था। उसकी अपनी एक अलग दुनिया थी। जो हुआ वो ये था कि शासक सिल ने गलती से उसकी मौत का कारण बन गया था। हाँ, ये सच में एक अनजानी गलती थी। सिल उसके सामने आया और अपनी अक्षमता की वजह से जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगी। जबकि तकुमी अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वह कहाँ है या उसके आसपास क्या चल रहा है, उसने अपना परिचय दिया और पूछा कि उसे कहाँ होना चाहिए। सिल ने बताया कि वह एक दैवीय क्षेत्र में है और वह खुद उस जगह का शासक है। अंदर से तकुमी ने सोचा कि हो रहा था बस कोई नया तरह का धोखा। फिर भी सिल ने तुरंत उसके ख्यालों का जवाब दिया और कहा कि यहाँ कोई धोखा या फरेब नहीं है। ताकुमी की हैरानी और बढ़ गई जब सिल्लर ने फिर से माफ़ी मांगी और बताया कि वह उसके ख्याल पढ़ सकता है। फिर उसने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की, समझाते हुए कि वह उस वक्त जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था और वो बातें बस गलती से निकल गई थीं। हाँ, गलती से, बिल्कुल। सिल्लर ने उसे यही बताया। वो उसे उसके नाम से बिना किसी उपाधि के बुला सकता था। तो तकुमी ने उससे कहा कि जो हुआ उसे ऐसे समझाए जिससे वो सच में समझ सके। फिर सिल ने साफ साफ और सीधे कहा, तकुमी गलती से मर गया था। ये शब्द उससे जैसे बिजली गिर गई। फिर हम वापस वर्तमान में आते हैं और सुनते हैं तकुमी की बात कि सिल डायमेंशंस के बीच की दरार ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने ज़रूरत से कहीं ज़्यादा ताकत इस्तेमाल कर दी और आखिर में दरार को हिट करने की बजाय उसने तकुमी को ही दूसरी जगह भेज दिया। दुनिया, उसकी ज़िंदगी 28 साल की उम्र में ख़त्म हो गई थी। नया शरीर जिसमें वह अब था, खासतौर पर सिल ने उसके लिए बनाया था, जिसने उसे अपनी ही सत्ता वाले दुनिया में पुनर्जन्म दिया था। और बस इतना ही नहीं था, सिल ने उसे उस दुनिया के बारे में जानकारी और कई ऐसी क्षमताएं भी दी थी जो उसकी वहां जीने में मदद करेगी। जब टीकुमी ने अपना स्टेटस विंडो खोला तो उसने देखा कि वह पहले ही लेवल 3 पर पहुंच चुका था और उसके आंकड़े भी काफ़ी अच्छे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने 3 लाल भेड़ियों को मार दिया था। जब वह जंगल में चल रहा था, खोया हुआ, वो सोच रहा था कि उसे 2 छोटे बच्चे मिले। वो बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन उनकी थकान उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वो उनके पास गया और उनके परिवार के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनके पेट जोर जोर से भूख से गरज रहे थे। ताकुमी को याद आया कि सिल ने उसके इन्वेंट्री में कुछ खाना रखा था, तो उसने कुछ फल निकाले और उन्हें देने लगा, फिर खुद भी एक खाकर उन्हें भरोसा दिलाया। इससे दोनों बच्चे बड़ी खुशी से खाना खाने लगे। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि वे जुड़वा थे, और ये बात बिल्कुल साफ दिख रही थी। एक लड़का था और दूसरी लड़की, लेकिन दोनों बिल्कुल गली के बच्चों जैसे लग रहे थे। फिर अचानक तकुमी के लिए कपड़े आए और उसने वो दोनों बच्चों को दे दिए। अजीब बात यह थी कि जुड़वा बच्चे एक ही पल में साफ सुथरे और अच्छे लगने लगे। फिर उसने उनसे कहा कि वह जंगल छोड़कर नज़दीकी शहर जाने वाला है और पूछा कि क्या वे उसके साथ चलना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने उनकी स्थिति चेक की तो पाया कि दोनों की हाइट लगभग 5 फुट थी। साल के थे और दोनों के नाम भी नहीं थे। उस वक्त उसने फैसला किया कि उनका नाम एलन और एलेना रखा जाएगा। उसने उन्हें अपने साथ आने को कहा। किसी भी सामान्य हालत में ये काफ़ी शक पैदा कर सकता था, लेकिन चूंकि हम एक एनीमे में हैं जो गोद लेने के बारे में है, सब कुछ बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से चलता है, भले ही वो बिल्कुल भी स्वाभाविक न हो। जैसे जैसे वे सफ़र कर रहे थे, ताकुमी ने देखा कि दोनों बच्चे बड़ी आसानी से चल रहे हैं और थकावट के कोई लक्षण नहीं दिखा रहे, जिससे उसे लगा कि इनमें कुछ तो अजीब है। हालांकि वे मजबूत थे, लेकिन फिर भी बच्चे ही थे, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा रुक जाए ताकि वे आराम कर सकें। लेकिन अचानक जुड़वा बच्चे दौड़ पड़े। ताकुमी चौंक कर उनके पीछे भागा, और जब उसने सामने विशाल राक्षस देखे तो उसने जादू इस्तेमाल करने से मना कर दिया ताकि गलती से किसी को चोट न पहुंचे। लेकिन जब उसने देखा कि दोनों बच्चे आसानी से उन राक्षसों को मार गिराते हैं तो वह हैरान होकर ठिठक गया। उस पल उसे समझ आ गया कि वे सच में बहुत ताकतवर थे। उसने उनसे पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि आगे राक्षस हैं, लेकिन वे बस सिर हिलाकर चुप रह गए। उनके सिर पर। तो उसने उनसे कहा कि अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले उसे पहले बता देना, क्योंकि वह डर के मारे मरने वाला था। थोड़ी देर बाद जुड़वा बच्चों ने एक और राक्षस की मौजूदगी महसूस की। ताकुमी ने सोचा कि शायद वे पहले भी इस जंगल में रहते होंगे, तभी तो वे इस माहौल के इतने आदी थे। इस बार बच्चों ने सबसे पहले ताकुमी को चेतावनी दी, फिर राक्षस पर झपटे और उसे एक पल में मार गिराया।
उसने उनका धन्यवाद किया क्योंकि इस बार उन्होंने उसे पहले बता दिया था और वे बन गए। बहुत खुश था, जबकि खुद थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ जब उसने देखा कि वे कितने प्यारे थे। पूरा दिन ऐसे ही बीता जब तक कि उन्होंने रास्ते में आने वाले हर राक्षस को मार दिया। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, तकमी ने खाना बनाने का फैसला किया और जुड़वा बच्चों से मदद मांगी। एक पल में ही उन्होंने ढेर सारा लकड़ी जमा कर दिया, जबकि वह कुछ सीखियां तैयार कर रहा था। खाना खाते हुए तकमी को याद आया कि बच्चे शुरू में कितने संकोची थे, लेकिन अब वे हंस रहे थे और खुलकर बात कर रहे थे। और इससे वह अंदर ही अंदर सोचने लगा कि क्या वे पहले ही उससे लगाव बना चुके हैं। रात को उसने एक सुरक्षा बाधा लगा दी और फिर वे सब सो गए। अगले दिन जब वे शहर पहुंचे तो पहरेदार हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि ये तीनों गव जंगल से आए हैं, जो एक ए रैंक का जंगल है और बेहद खतरनाक माना जाता है। उस जंगल से 2 बच्चों के साथ एक आदमी का निकलना स्वाभाविक रूप से शक पैदा करने वाला था। इसलिए तकुमी ने उन्हें समझाया कि वो दवाइयों के लिए जड़ी बूटियां ढूंढने गांव से आए थे, इसलिए जंगल के अंदर ज्यादा नहीं गए थे और बच्चे भी खुद की रक्षा करना जानते थे। एक पहरेदार जो लाल बालों वाला था, उसने उनसे पूछा कि क्या वे जड़ी बूटियां मिली। तकुमी ने उन्हें निकालकर दिखाया और पहरेदार ने पक्का कर दिया कि ये सच में औषधीय जड़ी बूटियां हैं। खुश होकर उसने तब तकुमी से उसका पहचान पत्र मांगा। तकुमी थोड़ा हिचकिचाया और बताया कि वह गांव से आया है और उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। इस पर पहरेदार उसे जांच के लिए अंदर ले गए, कई कागजात भरवाए, फिर उसके हाथ को एक क्रिस्टल पर रखा ताकि ये पता चल सके कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। भले ही ताकुमी ने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई, खासकर क्योंकि वह जुड़वा बच्चों की स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। लेकिन सौभाग्य से कोई समस्या नहीं आई। गार्ड ने उन्हें अस्थायी कार्ड दिए और बताया कि अगर वह ज़्यादा समय तक रहना चाहता है तो उसे आधिकारिक कार्ड बनवाना बेहतर होगा। फिर उसने बच्चों की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन वो उस मुस्कान से डर गए थे। थोड़ी देर बाद जब वो शहर के अंदर चल रहे थे, जुड़वा भाई बहन चारों ओर डर के मारे देख रहे थे। कुछ समय बाद वे चर्च में दाखिल हुए। तकुमी ने बच्चों से कहा कि थोड़ी देर उसके लिए वहीं रुको, फिर वो वेदी की तरफ बढ़ा ताकि सिल्लर से संपर्क कर सके। सिल्लर ने उससे पूछा कि नए दुनिया में सब कैसे चल रहा है। तब तकुमी ने उसे बताया कि उसने जंगल में जो जुड़वा बच्चे पाए थे और कैसे वो उन्हें अकेले वहां छोड़ नहीं सका, इसलिए उसने उन्हें साथ ले आया था उससे। लेकिन चूंकि वो खुद उनका ख्याल रखने में सक्षम नहीं था, उसने उन्हें अनाथालय भेजने का मन बनाया था। जैसे ही तकुमी ने ये कहा, सिल्लर के चेहरे पर तनाव साफ नजर आने लगा और उसने तुरंत कहा कि ऐसे बात करना बंद करो। तकुमी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया कि उसे शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि सिल्लर हर उस चीज से जुड़ा हुआ है जो हुई, क्योंकि उसने उसे कहीं सुरक्षित या शांत जगह भेजने की बजाय एक बेहद खतरनाक ए रैंक जंगल में भेजा था। उसी जंगल में उसने पाया था जुड़वा, और उससे भी अजीब बात यह थी कि वहां रहने वाले राक्षस उन्हें हराने में नाकाम रहे थे। सिल ने फिर से माफी मांगी, लेकिन ताकुमी ने साफ और सीधे जवाब की मांग की। अफसोस की बात यह थी कि सिल ने बताया कि वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। यहाँ हमें पता चलता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक शासक नहीं है, जैसे हवा का शासक, आग का शासक, पानी का शासक, धरती का शासक, मारनाला। ताकुमी ने सब बातें जोड़कर कहा कि अगर हवा का शासक साफ साफ बात नहीं कर पा रहा तो फिर जुड़वा बच्चे किसी और शासक से जुड़े होंगे। सिल्लर मुस्कुराया और माना कि तकुमी वाकई बुद्धिमान था। फिर उसने बताया कि जुड़वा बच्चे आम बच्चे नहीं थे और उन्हें जंगल में छोड़ना बहुत खतरनाक था, लेकिन इसके अलावा वह और कुछ कहने की इजाज़त नहीं रखता था। तकुमी ने उससे और सवाल नहीं किए, लेकिन एक अहम बात जरूर पूछी, क्या वह जुड़वा बच्चों की देखभाल करता रह सकता है। सिल्लर ने कहा कि ऐसा करना उसके लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। जैसे कि किस्मत खुद उसे मौका दे रही थी अपनी गलती सुधारने का, जो उसने गलती से तकुमी की मौत का कारण बना था। बात खत्म करने से पहले तकुमी ने माना कि सच में उसने कभी भी जुड़वा बच्चों को अनाथालय में छोड़ने का इरादा नहीं रखा था। सिल के साथ बातचीत पूरी करने के बाद वह बच्चों के पास लौट आया और उनसे कहा कि किसी अच्छे होटल में जाना बेहतर होगा ताकि वे आराम से सो सकें। वहीं सिल बहुत खुश था क्योंकि उसे कोई दयालु इंसान मिल गया था, इतनी ईमानदारी से जिम्मेदारी उठाने को तैयार होना। जब वे सराय पहुंचे तो तकुमी ने दोनों बच्चों से बिस्तर पर लेटकर देखने को कहा। वे बिस्तर की सोच से ही पूरी तरह मोहित हो गए, जैसे पहली बार असली बिस्तर देख रहे हों। कुछ ही पलों में वे थकान से आधे सोए हुए थे। तकुमी भी लंबे दिन के बाद नींद की आगोश में चला गया। अगले दिन जब वे जागे, तकुमी ने देखा कि जुड़वा बच्चे चुपचाप बैठे थे और देख रहे थे। उसने उनका अभिवादन किया, सुप्रभात, और जब उन्होंने जवाब दिया तो वह सच में हैरान रह गया क्योंकि ये पहली बार था जब उसने उनकी आवाज़ सुनी थी। पहले उनकी चुप्पी की वजह से वह थोड़ा परेशान था, लेकिन बस ये कि उन्होंने बोलना शुरू कर दिया उसके लिए ये एक बड़ा कदम और राहत की बात थी। बिना सोचे समझे उसने उन्हें धीरे से गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया और साहसिक गिल्ड की तरफ बढ़े। जब वे गिल्ड पहुंचे तो वे रिसेप्शनिस्ट लूना से मिले। ताकुमी ने उससे कहा कि वह एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर होना चाहता है और साथ ही 2 बच्चों को भी उसके साथ रजिस्टर करना चाहता है।
लूना थोड़ी हैरान हुई और बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए कोई न्यूनतम उम्र नहीं है, लेकिन बच्चों को लड़ाई के मैदान में ले जाना बहुत खतरनाक होता है। फिर भी ताकुमी ने अपनी बात पर जोर दिया, इसलिए लूना ने खुशी खुशी उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया। जब वे सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके तो उन्होंने वहां जगह को देखने लग गए। जुड़वा बच्चे थे। भीड़ और अनजान चेहरों के बीच थोड़ा तनाव में था, लेकिन ताकुमी ने उन्हें भरोसा दिलाया और कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद लूना उनके पास कार्ड लेकर आई और समझाया कि ये कार्ड पहचान के तौर पर भी काम करते हैं। ताकुमी ने अपना कार्ड देखा और पाया कि वह लेवल 11 पर पहुंच चुका है और कार्ड में लिखा था कि वह इंसान है, जिससे उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसी वक्त लूना ने उसे गिल्ड सिस्टम के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि रैंक शुरू होती है F से, जो शुरुआती के लिए होती है, और S तक ही पहुंचा था, जो हीरोज़ की रैंक मानी जाती थी। उससे भी ऊपर एक रैंक थी SSS, लेकिन वो बहुत ही खास रैंक थी और पूरी गिल्ड के इतिहास में कोई भी कभी वहां तक नहीं पहुंचा था। उसने ये भी बताया कि क्वेस्ट्स को या तो अकेले पूरा किया जा सकता है या ग्रुप में, और पार्टी की रैंक उसके सदस्यों की औसत रैंक पर निर्भर करती है। अगर उसे कोई काम लेना था तो उसे रिसेप्शन से क्वेस्ट चुननी होगी और जरूरी प्रोसीजर पूरे करने होंगे। धन्यवाद देने के बाद ताकुमी ने फिर पूछा, उससे पार्टी के तौर पर उन्हें रजिस्टर कराने को कहा। लूना ने उससे पार्टी का नाम पूछा तो उसने थोड़ी देर सोचा, और क्योंकि उनकी जिंदगियां किसी न किसी तरह शासकों से जुड़ी हुई थीं, उसे लगा कि एग्स नाम सही रहेगा। उसने लूना को नाम बताया और लूना ने आधिकारिक तौर पर पार्टी को रजिस्टर कर दिया। इसके बाद वे नोटिस बोर्ड की तरफ गए ताकि अपनी पहली मिशन चुन सकें, और उन्होंने औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का काम चुना। लूना ने उन्हें बताया कि उनके पास यह मिशन पूरा करने के लिए 3 दिन का वक्त है। और इसी तरह उस पार्टी का पहला असली मिशन शुरू हुआ। जब वे रास्ते पर चल रहे थे तो उन्हें एक स्लाइम मिला, और जुड़वा बच्चों ने उसे मासूमियत से खेल खेल में एक खिलौने की तरह समझकर खेलने लगे, जैसे कि वो कोई डरावना राक्षस नहीं हो। थोड़ी देर बाद ताकुमी ने एक औषधीय जड़ी बूटी ढूंढी, तो उसने जुड़वा बच्चों को उसके दिखने का तरीका विस्तार से समझाया ताकि वे उसे पहचान सकें, और साथ ही उसे बिना नुकसान पहुंचाए सही तरीके से कैसे इकट्ठा करना है, ये भी बताया। हैरानी की बात यह थी कि जुड़वा बच्चों ने बहुत कम समय में बहुत सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा कर लीं। जब वे गिल्ड में वापस लौटकर लूना हैरान रह गई कि उन्होंने सिर्फ आधे दिन में इतना सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। ताकुमी ने उससे कहा कि बच्चों ने बहुत मेहनत की थी। जब लूना ने जड़ी बूटियों की क्वालिटी चेक कर ली तो उसने उन्हें इनाम दिया। उसी वक्त ताकुमी ने दिल से जुड़वाड़ियों का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसे लगता था कि असल में वही लोग थे जिन्होंने क्वेस्ट पूरी की थी। तभी अचानक एक चिड़चिड़ा आदमी आया और मजाक उड़ाते हुए पूछा कि इतनी छोटी छोटी बच्चे गिल्ड के अंदर क्या कर रहे हैं। तुरंत ही जुड़वाड़ियां उसके पीछे छिप गईं। ताकुमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और उस गंजे आदमी के सामने खड़ा हो गया। उसे बताया कि बच्चे उसके साथ हैं और अगर उसे इससे कोई दिक्कत है तो साफ साफ कह दे। आदमी गुस्से में बोला कि ये गिल्ड बच्चों के खेलने का जगह नहीं है। ताकुमी ने शांति से जवाब दिया कि जुड़वा बच्चे ठीक से बिहेव कर रहे हैं और किसी को परेशान नहीं कर रहे, लेकिन आदमी चिल्लाया कि उनका होना ही उसे चिढ़ाता है। सौभाग्य से लूना बीच में आकर माहौल को शांत करने की कोशिश की। फिर भी आदमी और ज्यादा आक्रामक हो गया। फौरन ही जुड़वा लड़कों ने झट से मूव किया और उस पर लगातार 2 किक मारी। टकुमी घबराया और जोर से चिल्लाया कि तुरंत रुक जाओ, वरना मामला और बिगड़ जाएगा। जब स्थिति संभल गई तो उसने थोड़ा असहज होकर लूना से पूछा कि क्या उन्हें कोई सजा मिलेगी, लेकिन लूना ने उसे भरोसा दिलाया और कहा कि जो हुआ वो खुद की रक्षा थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसी वक्त वो लाल बालों वाला आदमी जो वे शहर के गेट पर पहले देख चुके थे, अंदर आया और पूछा क्या हुआ। उस वक्त दूसरे साहसी उस गंजे आदमी के शरीर को गिल्ड से बाहर खींच रहे थे। लूना ने फिर टकुमी से फुसफुसाते हुए कहा कि जुड़वा बच्चे रो रहे हैं। टकुमी जल्दी से उनके पास गया और पूछा कि क्या वे ठीक हैं। फिर रोते हुए उन्होंने उससे विनती की कि वह उन्हें अकेला मत छोड़ो। ये एक बहुत ही भावुक पल था जिसने उसे एहसास दिलाया कि वे उससे कितने जुड़ गए थे। टकुमी को याद आया कि उसने शायद उनसे थोड़ी ऊंची आवाज में बात की थी, इसलिए उसने जल्दी से उन्हें भरोसा दिलाया और कहा कि वह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कोई चिंता करने की बात नहीं थी। फिर उसने लाल बाल वाले आदमी को सारी बात समझाई और उसने खुद का परिचय देते हुए कहा कि उसका नाम ग्रेनोल रॉबिन है और वह शिरान मुख्यालय का उप कमांडर है। ताकुमी ने बताया कि बच्चे सोच रहे थे कि वह उन्हें छोड़कर चला जाएगा, और ये बात सुनकर रॉबिन बहुत नाराज हुआ और उससे पूछा कि क्या वह कभी ऐसा कर सकता है। ये सवाल सुनकर ताकुमी गुस्से में तुरंत बोला कि वह कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो सच में कंफ्यूज था और समझ ही नहीं पा रहा था कि जुड़वा बच्चों ने क्यों सोचा होगा कि वो उन्हें छोड़ देगा, खासकर जब उनसे मिलने को ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। रॉबिन ने उसे देखा और पूछा कि क्या वो उसके बच्चे हैं, तो ताकुमी ने मना करते हुए सिर हिलाया और फिर बताया कि उसने उन्हें पहली बार जंगल में देखा था। उसने कहा कि उसे पता नहीं था कि वो खो गए थे या छोड़ दिए गए थे, लेकिन वो ऐसे खतरनाक जगह पर उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। उसके बाद उसने पूछा कि क्या हाल ही में जंगल में किसी गाड़ियों या कारवां पर हमला हुआ है।
इस पर लूना को तुरंत एक घटना याद आ गई जो पहले हुई थी, और उसने कहा कि जंगल में दास व्यापारियों पर हमला हुआ था और उन्होंने खुद बचने के लिए बच्चों को शायद जानवरों का ध्यान भटकाने के लिए फेंक दिया था। इससे स्थिति काफी साफ हो गई। तो ताकुमी ने रॉबिन से पूछा कि क्या अगर वह जुड़वा बच्चों को औपचारिक रूप से गोद ले तो कोई दिक्कत होगी। और जब रॉबिन देखा कि बच्चे उससे कितने गहरे जुड़े हुए थे, उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। उसने यहाँ तक वादा किया कि वह अपनी उप कमांडर की पदवी का इस्तेमाल करके तकुमी की संरक्षकता को कानूनी रूप से मान्य